Hello everyone, welcome to Dev Classes. Today we will discuss about how to calculate diameter of oleic acid molecule. In the previous video we have discussed about how to calculate distance of a nearby planet or diameter of the moon. So please watch the previous video of this chapter, units and measurement. So let's start measuring small distances. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज होती है स्मॉल डिस्टेंस की, दैट इज़ 10⁻⁸ मीटर to 10⁻⁻10 मीटर. We want to calculate these distances. So we have three types of microscope to calculate these distances. First one is optical microscope, second one is X-ray microscope and third one is electron microscope. Optical microscope में हम लाइट का यूज़ करते हैं. Light has a wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम to 7000 एंगस्ट्रॉम. इट मीन्स हमारी ये रेंज होती है लाइट की, और लाइट अगर हमारी ट्रेवल करती है, यदि पार्टिकल हमारा इससे बड़ा होगा तो ये वहाँ से स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी, और यदि कोई पार्टिकल लाइट की वेवलेंथ से छोटा होता है तो लाइट उसके ऊपर से सीधा निकल जाएगी. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर अगर वहाँ बाउंड्री है तो उससे स्ट्राइक होकर वापस आ जाएगा, लेकिन जो वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो उनके ऊपर से चला जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो स्ट्राइकर के साइज़ से छोटा है, लेकिन जो बाउंड्री है वो स्ट्राइकर के साइज़ से बड़ी होती है, इसलिए स्ट्राइकर हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आ जाता है. यदि आप ट्रेवल करते हैं और सामने कोई पत्थर आ जाता है, स्मॉल स्टोन आ जाता है, तो आप उसको पार करके चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा स्टोन आ जाए तो आप उसको पार करके नहीं जा पाएंगे. इट मीन्स जो हमारा पार्टिकल है उसका साइज़ अगर बिगर होगा तो लाइट हमारी वापस आएगी, यदि छोटा होगा तो हमारी सीधे निकल जाएगी. सपोज़ हमारी जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁶ और 10⁻⁷ से भी छोटी है. सपोज़ हमारी 10⁻⁸ मीटर है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ एक्सरे माइक्रोस्कोप. अगर इससे भी छोटी डिस्टेंस आती है जैसे कि 10⁻⁹ मीटर, सो वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो दीज आर द डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या करना होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट. सो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, राइट. सो अगर हम हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया, राइट. तो आइए अब देखते हैं डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल. इसका जो डिस्टेंस होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻⁹ मीटर, जो कि बिगर होता है. अगर हम बात करें 10⁻⁻10 मीटर से 1 एंगस्ट्रॉम से, तो उसके कंपैरिजन में 10⁻⁹ मीटर हमारा बिगर साइज का मॉलिक्यूल होता है. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड इज़ डिजॉल्व इन एल्कोहल टू मेक 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. हमें ऑयलिक एसिड लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसको अल्कोहल में मिक्स कर देना है, जिससे हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. अब हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है इसी सॉल्यूशन का. इस सॉल्यूशन का हमें कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वो अगेन डिजोल्व करना है अल्कोहल में टू मेक 20 सेंटीमीटर क्यूब. अगेन हमने उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए मिक्स कर दिया, राइट. तो आप देख सकते हैं कि जो हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया है, अगर हम उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट लें तो हमारा ऑयलिक एसिड उसमें कितना होगा? 1/20, राइट. इट मीन्स हमने 1/20 को डिजोल्व किया है अल्कोहल में, कितना बनाने के लिए? 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर हम इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालते हैं ऑफ दिस सॉल्यूशन, उसमें कितना ऑयलिक एसिड होगा? तो आप देख सकते हैं 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब. कहने का मीनिंग ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को आपने बनाया 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन, उसके बाद उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया आपने, तो कितना बचा? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड. अब उस 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को आपने अगेन अल्कोहल में डाला 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाने के लिए. अब हमने उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, तो कितना आएगा? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब. Now we calculate the volume of each drop of oilic acid, that will be V centimeter cube, and we know that 1 ml equal to 1 centimeter cube, right. Now 1 tub of water is taken. अब हमें 1 टब लेना है वाटर का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने वाटर का टब लिया हुआ है, राइट.
नाउ पोर एंड ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड आर अलाउड टू स्प्रेड। अब हम क्या करते हैं, जो एंड ड्रॉप्स हैं सॉल्यूशन की, उसको वाटर पर पोर कर देते हैं, डाल देते हैं और उनको अलाउ कर देते हैं स्प्रेड होने के लिए। स्प्रेड होने के लिए क्यों अलाउ करते हैं? ताकि हमारी एक थिन लेयर बन जाए मॉलिक्यूल की, राइट। और जिससे क्या होगा, ऑयलिक एसिड क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा टू ऑलमोस्ट इन सर्कुलर शेप। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को स्प्रेड होने के लिए छोड़ देते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर शेप में ही लेयर बनाएगा। एज द एल्कोहल इवेपोरेट्स अ वेरी थिन फिल्म ऑफ ऑयलिक एसिड इज लेफ्ट ऑन द वाटर सरफेस। क्योंकि हमारा ऑयलिक एसिड अल्कोहल में मिक्स है, तो जैसे ही हमारा अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, हमारा वहाँ पे केवल रह जाएगा ऑयलिक एसिड, राइट। जो ये एरिया है ऑयलिक एसिड का, वो हम ऑब्जर्व करते हैं यूजिंग अ ग्राफ पेपर। हमें ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर को इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, राइट। और ग्राफ पेपर में जो हमारा एक पैच बनेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्राफ पेपर है उसमें हमारे स्क्वायर के ब्रैकेट्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ पर हमारा ऑयल कंटेंट होगा वो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और उसको बाद में लिख लेंगे, राइट। अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ चुका है और हमारे पास एरिया भी आ चुका है। हमारे पास 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन हाउ मच, NV सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, कितना अमाउंट होगा ऑयलिक एसिड का, NV/400। अभी हमने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेंट ऑयलिक एसिड इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई 1/20, ये आपको बताया था। तो कितना आ जाएगा, 1/400। और हमारा वॉल्यूम कितना है, NV, तो अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड कितना हो जाएगा, NV/400, राइट। नाउ थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म T, हमको T कैलकुलेट करना है, थिकनेस कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। वैल्यू पुट अप कर दी, NV/400 मल्टीप्लाई A सेंटीमीटर। सपोज दैट द फिल्म हैज़ 1 मोलिकुलर थिकनेस, then T will be approximately the size और diameter of a molecule of oilic acid। अगर हम लेयर को इतना पतला कर दें कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो हमारा इक्वल हो जाए डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ लेंथ। रेंज ऑफ लेंथ हमारी होती है 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, राइट। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ मासेज। हम जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, राइट। तो अगर उसका ऑर्डर की बात करें तो कितना आ जाएगा, 10⁻30 किलोग्राम। और अगर हम यूनिवर्स के मास की बात करें दैट इज़ 10⁻55 किलोग्राम। तो दिस इज़ द रेंज ऑफ लेंथ एंड मास। नाउ वी विल टॉक अबाउट मास। व्हाट इज मास? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट, यानी कि किसी भी मैटर में जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसमें कंटेंट है, उसको हम बोलते हैं मास। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, टेम्परेचर, राइट। ऐसा यूनिट किलोग्राम। हम नाउ वेट, इट इज़ द फोर्स विद विच अ बॉडी इज पुल्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आप सब जानते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल्ड करती है, सेंटर की तरफ खींचती है। तो इट मीन्स जो वो हमारा फोर्स होता है दैट इज़ mg इक्वल टू W, वेयर g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा यूनिट न्यूटन। कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अ कॉमन बैलेंस लाइक यूज्ड इन अ ग्रोसरी शॉप। अगर हमें मास को मेजर करना है तो आप देख सकते हैं ग्रोसरी शॉप में जो शॉपकीपर होते हैं वो यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें लार्जर मासेस की लाइक प्लैनेट, स्टार्स, ये हमारे बेस होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, और ये मेजर होते हैं बाय ग्रेविटेशनल मेथड विच वी विल डिस्कस इन चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। स्मॉल मासेस लाइक एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन बी मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हमारे मेजर होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स। टाइम क्या है? सिंपली जो हमारा क्लॉक रीड करता है। एनी फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा कि वो फिनोमिना जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसको हम एक टाइम का स्टैंडर्ड मान सकते हैं। एग्जाम्पल्स: बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम,
rotation of the earth about its own axis, revolution of the earth around the sun, period of vibration of cesium-133 atom. So these are some examples for time measurement which we will use as a time standard. cesium atomic clocks are very accurate. जो हमारी cesium atomic clock होती हैं ये बहुत ज़्यादा accurate होती हैं. So this is all about the measuring of small distances and mass, weight and measurement of time. In the previous video we have also discussed about how to calculate large distances. So please carefully make the notes in your notebook and understand the concept.